अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और ट्रांसफॉर्मर, इन तीनों टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है ना। न्यू यूनिट को स्टार्ट करते हैं। और न्यू यूनिट जो है वो इस सिलेबस का भी न्यू यूनिट है, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो इसके मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें आप अगर देखें तो आपके टॉपिक्स जो मेंशन है उसमें लिखा हुआ है एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर। ये तीन चीजें लिखी हुई हैं। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर हो गया, या ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर हो गया। ये हमारे पास तीन जो है वो डिवाइस वो होते हैं, क्या नाम है, सर्किट्स होते हैं। इनको हमें कवर करना है इस वाले चैप्टर के अंदर। और लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक्स को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की, पॉइंट्स टू पॉइंट। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ऐसा करंट यानी कि करंट या फिर ऐसा वोल्टेज whose magnitude changes between zero and maximum, between zero and maximum, and whose direction whose direction reverses periodically, यानी कि आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिकली। ठीक है ना। whose direction reverses periodically is called, ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, या ऐसे वोल्टेज को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी ऑल्टरनेटिंग करंट की, या सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, कि भाई ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होते क्या है बेसिकली। ठीक है। तो पता ये चला। अच्छा, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि एक ऐसा करंट या एक ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता हो, जीरो और मैक्सिमम के दरमियान चेंज होता हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो होता जाए बार बार। और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती जाए, पीरियोडिकली रिवर्स होती जाए। यानी कि आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम डायरेक्शन रिवर्स होती जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और ऐसे वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस है जो आपने याद रखनी है। जैसे अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखें, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ये बनती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहां से आ गई इक्वेशंस? एक्चुअली ये इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, ये इक्वेशंस की डेरिवेशंस की जाती हैं कहां पर? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम इन इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। ठीक है ना। वहां पर इसकी डेरिवेशन मौजूद है। अब क्योंकि एसी जनरेटर हमारे पास नहीं है सिलेबस में, पहले था लेकिन अब नहीं है। अगर होता तो ये इक्वेशन पहले से हम पढ़ चुके होते, तो आप बोलते हैं हाँ सर हमारे लिए नई नहीं है। लेकिन खैर, अभी भी इतनी ज्यादा नई नहीं होनी चाहिए। बस आपने सिंपल सी इक्वेशंस को याद करना है। ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा तो उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक आई है और एक आई नॉट है, एक वी है और एक वी नॉट है। जो
आई और वी वाली वैल्यूज है ना, जिनके ये फॉर्मूला है, अगर ये सिर्फ आई है तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी टाइम पर जो करंट की वैल्यू होती है उस करंट को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, आई। और ये जो वी है फिर इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि आई एंड वी आर इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी भी गिवन टाइम पर, किसी भी गिवन इंस्टेंट पर करंट की जो वैल्यू होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। या किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी लम्हे, किसी भी मोमेंट जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आई और वी है, तो एक्चुअली इस वाले फॉर्मूले से आपको इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू मिलती है और इस वाले फॉर्मूले से आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में आई नॉट आ रहा है। आई नॉट कहलाता है मैक्सिमम करंट या पीक करंट। वी नॉट कहलाता है मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। ये भी लिखवा देता हूं मैं आपको। यहां जो आई नॉट और वी नॉट है, इनको क्या कहा जाता है? आर मैक्सिमम या फिर पीक करंट या फिर मैक्सिमम या फिर पीक वोल्टेज। सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का, उस सबसे ज्यादा वाले मैग्नीट्यूड को हम पीक करंट कहते हैं या मैक्सिमम करंट कहते हैं। या जो सबसे ज्यादा वाला वोल्टेज होगा या सबसे ज्यादा वाला जो वोल्टेज होगा उसको हम मैक्सिमम वोल्टेज या उसको हम पीक वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर ग्राफिकल representation of alternating quantities, alternating quantities। अच्छा, ये जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया, अब इनकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। और जो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक खास किस्म की वेव से की जाती है, और उस खास किस्म की वेव को हम कहते हैं साइनोसोइडल वेव। क्योंकि ये साइन फंक्शन है दोनों। ऑल्टरनेटिंग करंट भी एक साइन फंक्शन है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी एक साइन फंक्शन है। तो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है साइनोसोइडल वेव फॉर्म के जरिए। कैसे बनती है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, साइनोसोइडल waveform is drawn। ठीक है। तो साइनोसोइडल वेवफॉर्म ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर यूज किया जाता है। हाउ इट इज यूज? तो हम यहां पर बनाते हैं ग्राफ। ये रहा ग्राफ। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम की वैल्यूज होती हैं और वाई एक्सिस पर या तो करंट की होती है या तो वोल्टेज की होती है, या तो करंट की होती है या फिर वोल्टेज की होती है। ठीक है ना। करंट की होती है या फिर वोल्टेज की वैल्यूज होती हैं। अब इस तरीके से यहां पर हमारे पास बेसिकली जो वेव फॉर्म बनती है वो बनती है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, लाइक दिस। ये हमारे पास वेव फॉर्म होती है। इस वेव फॉर्म को कहा जाता है साइनोसोइडल वेव फॉर्म। अब इसमें आप अगर नोट करें तो हमारे पास दो हाफ साइकिल्स हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट साइकिल है और इस कंप्लीट साइकिल में दो हाफ साइकिल्स हैं। एक है पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है ना। तो ये हमारे पास साइनोसोइडल वेव फॉर्म होती है और ये साइनोसोइडल वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही होती है या तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या तो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अच्छा, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां तक गया तो इसका मतलब ये कंप्लीट वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है ना। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो इसका टाइम होगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो जाए ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का तो इसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। तो वन पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा हो गया तो इसका मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, यहां की बात करें, यहां तक की बात करें
अगर, तो इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड का हाफ, यहां से लेकर यहां तक, ये टाइम पीरियड का हाफ कहलाता है। ठीक है ना। और यहां की बात करें, यहां तक की, तो ये कहलाता है क्वार्टर, टाइम पीरियड का क्वार्टर। ठीक है। तो भाई अगर एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए तो उसके अंदर एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर हाफ टाइम पीरियड है तो सिर्फ या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल होगा हाफ टाइम पीरियड में। और अगर क्वार्टर टाइम पीरियड है, क्वार्टर, तो क्वार्टर टाइम पीरियड में जो भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, या तो वो अपने जीरो वैल्यू से मैक्सिमम तक पहुंचती है, या फिर वो मैक्सिमम से जीरो हो जाती है। ये क्वार्टर होता है, ये क्वार्टर है, क्वार्टर है, क्वार्टर है, क्वार्टर है। ठीक है ना। तो क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद जो भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, या तो वो जीरो से मैक्सिमम हो जाती है या वो मैक्सिमम से जीरो हो जाती है। एक कंप्लीट हाफ टाइम के बाद, हाफ टाइम या क्या नाम है, हाफ टाइम पीरियड के बाद जो क्वांटिटी होती है, अगर जीरो पर होती है तो उसका मैग्नीट्यूड दोबारा जीरो हो जाता है। बस अब डायरेक्शन रिवर्स हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू होती है तो मैक्सिमम से दोबारा मैक्सिमम हो जाएगी। ये भी हाफ टाइम पीरियड होता है, यहां से लेकर यहां तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जीरो टू जीरो, या जीरो टू जीरो। ये हाफ टाइम पीरियड होता है। और कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर वैल्यू जीरो से जीरो हो जाती है। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और दूसरा एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, टाइम इन विच, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, सिंपल। ये तो नई बात नहीं है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। 2 मिनट वेट करिएगा।
जी। तो ये टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर आगे मजीद चीजों की तरफ चलते हैं। वो ये कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, जब भी हम एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज की वैल्यू की बात करते हैं, एवरेज यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, या एक कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, तो जब भी हम एवरेज निकालते हैं ना एक कंप्लीट साइकिल का, तो वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो आप क्या याद रखेंगे, एवरेज वैल्यू, भले वो ऑल्टरनेटिंग करंट की हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की हो, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की हमेशा जीरो होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि हम एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे होते हैं, एक कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एवरेज आ जाएगा जीरो। ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। तो एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट एक कंप्लीट साइकिल का क्या होगा, हमेशा जीरो। एवरेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक कंप्लीट साइकिल का क्या होगा, हमेशा जीरो। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टर्म आती है, उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 70.7% ऑफ, रूट मीन स्क्वायर से पहले एक चीज और पढ़ते हैं, वो ये मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज इज कॉल्ड पीक वैल्यू। भाई मैक्सिमम, ये देखो ये मैक्सिमम है ना। तो इस पॉइंट पर अगर ये करंट होगा, तो इस पॉइंट पर जो करंट होगा उसको हम मैक्सिमम करंट कहेंगे या पीक करंट बोलेंगे, आई नॉट। अगर ये वोल्टेज का है तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे वी नॉट, यानी कि पीक वोल्टेज। तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको कहा जाता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना। फिर हमारे पास एक एक टर्म और आती है जो मैं आपको बता रहा था, और वो थी बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। 70.7%। अब आपने ये वाला नंबर याद रखना होगा, बहुत सारी चीजों में आपने कुछ क्वांटिटीज, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो याद करने होते हैं। 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि 70.7% क्या, ये देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आ गई, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये इसका जीरो है। अच्छा, ये बना देते हैं हम वाई एक्सिस, ये रहा, ये आ गया वाई एक्सिस। ठीक है ना। ये इसकी जीरो वैल्यू है और ये इसकी पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू का मतलब ये इसकी 100% वैल्यू है, 100%। ठीक है ना। अब 100% का 70.7% वो हमेशा यहां पर होता है, इस जगह पर कहीं होगा, इस जगह पर कहीं होगा। तो ये जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का जो 70.7% वाली वैल्यू होती है, 70.7% वाली जो वैल्यू होती है ना, यहां पर ये जो करंट होगा ना, इस वाले करंट को हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट। और अगर ये वेव फॉर्म वोल्टेज की है तो इस वाली वैल्यू को हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। याद रखिएगा, मैक्सिमम करंट का 70.7% जो करंट होगा उसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर करंट। 70.7% का मैक्सिमम वोल्टेज के 70.7% का जो वोल्टेज होगा उसको कहा जाएगा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो ये हमारे पास एक टर्म होती है, तो इस टर्म को हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आप इसको लिखेंगे इस तरीके से,
70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट, इसको ऐसे लिखा जाएगा। 70.7% के साथ आई नॉट लगा दो तो ये क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट का या पीक करंट का 70.7% जो होता है उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस बराबर होगा किसके, 0.707 ऑफ मैक्सिमम करंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन हटा दो तो आप ये बोलोगे 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट। इसका एक और तरीका भी होता है लिखने का, आई आर एम एस बराबर होता है मैक्सिमम करंट को डिवाइड कर दो रेडिकल 2 के साथ, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला एक ही है, लिखने के तरीके अलग हैं। या तो लिख दो 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट, या तो लिख दो 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट, या फिर लिखो मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, क्योंकि 1 अपॉन रेडिकल 2 ही बराबर होता है इन वैल्यूज के, 1 अपॉन रेडिकल 2 ही बराबर होता है किसके, 0.707 के। तो याद रखिएगा मैक्सिमम या पीक वैल्यू का जो 70.7% वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर यही सेम मैं लिखना चाहूं वोल्टेज के लिए तो भाई वी आर एम एस इसके बराबर होगा 70.7% ऑफ वी नॉट, यानी कि पीक वोल्टेज। अभी तो खुल दो यार। इसी तरीके से वी आर एम एस ये बराबर होगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, या यही वी आर एम एस जो है वो बराबर होगा किसके, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, या इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है ना। तो 70.7% जो मैक्सिमम करंट का होता है उसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर हमारे पास एक और चीज होती है इसको नोट करें। हाँ भाई, करंट कौन कौन से किस्म के हो गए, एक तो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ये वाला आए है ना, एक तो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है एवरेज करंट, एक होता है पीक करंट, और एक होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना। फिर हमारे पास एक और होता है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक वैल्यू is called peak to peak value। अब ये भी होता है पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, ये दो पीक्स होते हैं एक कंप्लीट साइकिल में, पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, इन दोनों पीक्स के मैग्नीट्यूड का सम ये बराबर होता है पीक टू पीक वैल्यू के। मतलब अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो करंट का पॉजिटिव पीक का मैग्नीट्यूड और करंट का नेगेटिव पीक का मैग्नीट्यूड, आप इन दोनों पीक्स को प्लस कर लो, मतलब ये भी आई नॉट है और ये भी आई नॉट है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को प्लस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, पीक टू पीक वैल्यू मिल जाएगी। इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं, अगर मैं करंट के लिए लिख रहा हूं तो आई पी डैश पी, यानी कि पीक टू पीक, ये किसके बराबर होगा, सम करना है ना, सम का मतलब क्या, आई नॉट प्लस आई नॉट, पीक करंट प्लस पीक करंट। अब आप ये मत सोचिएगा सर ये तो हमने एवरेज में भी पढ़ा था नेगेटिव होते हैं, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एवरेज के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं, एवरेज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब हम पीक टू पीक की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, हम दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो पॉजिटिव पीक का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पीक का मैग्नीट्यूड, दोनों को प्लस कर लो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट या 2 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, पीक टू पीक वैल्यू का। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और देखो आई नॉट है ना, आई नॉट इसके बराबर भी तो हो सकता है, ये देखो ये आई नॉट
रेडिकल 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रूट मीन स्क्वायर करंट, ये आई नॉट का फॉर्मूला हो गया। रूट मीन स्क्वायर करंट से मैक्सिमम करंट फाइंड किया जा सकता है, और मैक्सिमम करंट से रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड किया जा सकता है, सिंपल। तो आई नॉट के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करोगे तो रेडिकल 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप नोट करें यहां पर ये जो आई नॉट है, तो इस आई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेडिकल 2 आई आर एम एस। तो ये देखो 2 एज इट इज, लेकिन इस आई नॉट की जगह पे रेडिकल 2 और साथ में आई आर एम एस। तो देखो ये बन गया हमारे पास पीक टू पीक करंट का फॉर्मूला। सिंपल वर्ड्स में दोनों का सम कर लो, दोनों पीक्स का सम कर लो, या 2 आई नॉट कर दो, या फिर 2 रेडिकल 2 रूट मीन स्क्वायर करंट के बराबर कर दो। इसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, पीक टू पीक वोल्टेज क्या होना चाहिए, दोनों पीक वोल्टेजेस का सम, यानी कि वी नॉट प्लस वी नॉट, पॉजिटिव पीक का सम नेगेटिव पीक का सम, ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ द पीक करंट, सॉरी वोल्टेज, 2 टाइम्स ऑफ द पीक वोल्टेज। और अगेन वी नॉट भी किसके बराबर होगा, ये देखो वी नॉट रेडिकल 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा रेडिकल 2 और साथ में वी आर एम एस, ये वी नॉट का फॉर्मूला हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इस वी नॉट की जगह पे 2 अपनी जगह पे रहेगा, वी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, रेडिकल 2 वी आर एम एस, ये बन गया हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज का फॉर्मूला। हाँ भाई क्या क्या हो गया, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, एक हमारे पास एवरेज वोल्टेज होता है, एक हमारे पास रूट मीन सॉरी पीक वोल्टेज होता है, एक हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, और एक हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज होता है। तो 5 वैल्यूज होती हैं ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट है और कोई मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान आसान सी है। इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज होता है, कहां गया एवरेज, ये रहा, एवरेज होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है, सॉरी मैक्सिमम 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 होता है, फिर रूट मीन स्क्वायर होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास होता है पीक टू पीक होता है। ठीक है ना, ये कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा। अच्छा इसी के साथ साथ हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which gives the instantaneous value and direction of alternating quantity is called, ये पता है हमने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसको हमने कहा था फेज, और मैंने आपको फेज बड़ा डिटेल में समझाया था, इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है, याद है ना, किसी भी एक वेव फॉर्म दूसरे वेव फॉर्म से कितना आगे है कितना पीछे है, कि उनके उनके फेजेस में उनके एंगल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये फेज था, ये वही फेज है, क्योंकि यहां पर भी तो वेव फॉर्म है ना। तो कहने का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की दो चीजें डिफाइन करे, दो चीजें बताए। क्या क्या दो चीजें, एक उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की ये दो वैल्यूज को बताता है उसको हम कहते हैं फेज। ये हमारे पास फेज की डेफिनेशन है। अब जब यहां पर फेज की डेफिनेशन आई तो फेज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फेज को क्या डिस्कस करेंगे यहां पर, वही डिस्कस करेंगे इन फेज और फेज डिफरेंस, इन फेज या फेज डिफरेंस। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं, ये देखो हमारे पास दो वेव्स हैं, दो वेव फॉर्म्स हैं। हमने एक वेव फॉर्म बनाई, ये रही, और दूसरी वेव फॉर्म बनाता हूं मैं ब्लैक कलर के मार्कर से, ये देखो दूसरी वेव फॉर्म ये रही। हाँ भाई नजर आ रही है, दो वेव फॉर्म्स बनाई मैंने, अब एक ब्लू कलर से बनाई और एक ब्लैक कलर से बनाई, दो वेव फॉर्म्स हैं, और ये दोनों के दोनों शो कर रहे होंगे ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को। इनमें से एक जो है वो करंट के लिए होगा, एक जो है वो वोल्टेज के लिए होगा। इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, इसकी डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल मुझे दो वेव फॉर्म्स नजर आ रही हैं। अच्छा देखो ये होता है 0 डिग्री, है ना, मैं अगर एंगल की बात करूं, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज,
या पाई बाय 2 कहलाता है, ये पाई बाय 2, ठीक है ना। ये कहलाता है पाई। पाई का मतलब 180 डिग्रीज, या आ गया 180 डिग्रीज। ये कहलाता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्रीज। और ये कहलाता है 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्रीज। तो मैंने डिग्रीज में भी लिख दिया और पाई के फॉर्म में भी लिख दिया। ये वाला पोर्शन जो होता है ये पाई बाय 2 होता है, ये देखो ये पाई बाय 2 होता है। ये वाला तो है ही 180 पर, और ये वाला जो होता है ये कहलाता है 3 पाई बाय 2, और उसके बाद 360 यानी कि साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आप नोट करो, ये जो ब्लैक वाली वेव है, ये 0 डिग्री पर ब्लैक वाली वेव का जो वैल्यू है वो भी 0 है। अच्छा, इस ब्लैक वाली वेव की मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो ब्लैक वाली का मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये ब्लैक वाली का मैक्सिमम है। और ब्लैक वाली का मैक्सिमम किस एंगल पर आ रहा है? 90 डिग्रीज पर आ रहा है। फिर ब्लैक वाली का जीरो किस पर आ रहा है? 180 डिग्रीज पर आ रहा है। अच्छा, ये देखो 0 डिग्री पर ब्लैक वाली वेव और ब्लू वाली वेव दोनों का जीरो है, दोनों की वैल्यूज क्या है? जीरो है। 90 डिग्रीज पर ब्लैक वाली वेव का भी मैक्सिमम है और 90 डिग्री पर ब्लू वाली वेव का भी मैक्सिमम है। यानी कि ब्लैक का पीक और ब्लू का पीक, ये दोनों के दोनों कौन से एंगल पर आ रहे हैं? 90 डिग्रीज पर। देखो ब्लैक का पीक भले ब्लू से कम है, लेकिन है तो वो ब्लैक का पीक ना। ये वाली वैल्यू तो है तो ब्लैक की मैक्सिमम ना। तो कहने का मतलब इन दोनों वेव फॉर्म्स का मैक्सिमम एक ही एंगल पर हो रहा है, 90 डिग्री पर। फिर ये दोनों की दोनों एक साथ जीरो हो रही है 180 डिग्रीज पर। फिर ये दोनों की दोनों एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम हो रही है 270 डिग्रीज पर। और फिर ये दोनों की दोनों एक साथ जीरो हो रही है दोबारा की दोबारा 360 डिग्रीज पर। तो ऐसी दो वेव फॉर्म्स जिनकी वैल्यूज एक साथ जीरो हो और जिनकी वैल्यूज एक साथ मैक्सिमम हो, ऐसी दो वेव फॉर्म्स को कहा जाता है इन फेज। तो इसका मतलब ये जो दो वेव फॉर्म्स हैं ये हमेशा इन फेज रहेंगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक वक्त में एक साथ जीरो हो रही है, एक साथ मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है, एक साथ फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आप इसको इस तरीके से लिखोगे if the waveforms if the waveforms reach their zero and maximum values at the same time, या simultaneously at the same time, then they are said to be in phase. They are said to be in phase. ये हमारे पास आ गई इन फेज की डेफिनेशन। ऐसी दो वेव फॉर्म्स जो एक साथ जीरो हो, एक साथ मैक्सिमम हो, ऐसी वेव फॉर्म्स को कहा जाता है इन फेज। मतलब ये इन फेज है, इनके दरमियान फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक और डायग्राम को बनाता हूं मैं आपके सामने, ये देखिएगा बड़ी गौर से। इस पूरे चैप्टर में इसी का काम है सारा, इन डायग्राम्स का। अब मैंने यहां पर बनाई एक वेव, ये रही, ठीक है ना, ब्लू कलर से बनाई। और दूसरी वेव भी बना देता हूं मैं यहां पर ब्लैक कलर से, फॉर एग्जाम्पल ये देखें। अब आपको यहां पर दो वेव नजर आ रही होंगी, एक मैंने ब्लैक कलर से बनाई है और एक मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें, ये रहा 0 डिग्री, फिर उसके बाद ये रहा 90 डिग्री। ये 90 डिग्रीज होता है ना, ये वाला 90 डिग्रीज यानी कि पाई बाय 2। ये रहा 180 डिग्रीज, ये रहा 270 डिग्रीज यानी कि 3 पाई बाय 2, और ये रहा 360 डिग्रीज। क्या ये दोनों वेव फॉर्म्स इन फेज है या नहीं है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये दो वेव फॉर्म्स जो है ये इन फेज तो नहीं है। जाहिर सी बात है, इनके फेज में डिफरेंस है। अच्छा, अब अगर इनके अच्छा मतलब ये फेज डिफरेंस आ गया, यहां पर इसके साथ लिख देता हूं मैं कि ये फेज डिफरेंस की कंडीशन है, फेज डिफरेंस, ठीक है ना, ये फेज डिफरेंस की डायग्राम है। अच्छा, जब फेज डिफरेंस होता है ना, अब यहां पर जो काम की बात होती है ना वो ये होती है, दो टर्म्स आती हैं जब भी फेज डिफरेंस होगा, तो हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फेज लीड और एक होता है फेज लैग।
एक वेव जो होती है वो लीड कर रही होती है और एक वेव जो होती है वो लैग कर रही होती है। ठीक है ना? लीड का मतलब जो वेव फॉर्म किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर पहले मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसी वेव फॉर्म को हम कहते हैं वो लीड कर रही है, और जो बाद में मैक्सिमम हो जिसकी वैल्यू, उसको हम कहते हैं वो लैग कर रही है। अब आप नोट करें, देखो, गौर से समझिएगा इस बात को। 0 डिग्री पर ब्लू वाली वेव की वैल्यू 0 है, और 0 डिग्री पर ब्लैक वाली वेव की वैल्यू मैक्सिमम है। नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। इसका मतलब 0 डिग्री पर ब्लू वाली वेव की वैल्यू 0, और 0 डिग्री पर ब्लैक वाली वेव की वैल्यू मैक्सिमम। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लैक वाली वेव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले हो गई। 0 डिग्री पर ब्लू की जो है वो 0 वैल्यू है, जबकि ब्लैक वाली की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इन दोनों में से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले कौन पहुंचा, कौन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहले पहुंच गया, तो वो ब्लैक वाली वेव है। तो मैं कहूंगा ब्लैक वाली वेव जो है वो लीड कर रही है, और जो ब्लू वाली वेव है वो लैग कर रही है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी भी वेव फॉर्म की वैल्यू मैक्सिमम पहले हो जाए दूसरी वाली वेव फॉर्म से, तो इसका मतलब वो लीड करती है। और अगर किसी भी वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू बाद में हो रही है दूसरी वाली से, तो इसका मतलब वो लैग करती है। तो यहां पर कंडीशन क्या आ रही है? ब्लैक वाली की वैल्यू मैक्सिमम हो गई पहले, और ब्लू, अच्छा देखो, ब्लू वाली की मैक्सिमम वैल्यू ये देखो अब जाके हुई है, और कौन से एंगल पर हुआ? 90 डिग्री पर। तो पहले मैक्सिमम को पहुंचा ब्लैक वाला, और बाद में मैक्सिमम को पहुंचा ब्लू वाला। तो हु इज लीडिंग? द ब्लैक वेव इज लीडिंग। तो मैं यहां पर बकायदा एक काम करता हूं, क्योंकि मैंने ब्लैक और ब्लू से बनाया ना, तो आपकी याद दिलाने के लिए यहां पर मैं ब्लैक और ब्लू से लिख देता हूं कि हमारी इस डायग्राम में जो ब्लैक वेव है वो लीडिंग वेव है, और जो ब्लू वाली वेव है वो लैगिंग वेव है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि कैसे लिखेंगे? ब्लैक वेव फॉर्म। अच्छा, अब इसको ब्लैक और ब्लू से याद मत कर लेना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात। कहीं ऐसे ही याद कर लो, सर ने बताया था हमेशा ब्लैक वाली पहुंचती है, नहीं। मैं इस डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाइट डायग्राम जो बनी हुई है। ब्लैक वेव फॉर्म रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू बिफोर द ब्लू वेव, द ब्लू वेव फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा? हेंस ब्लैक वेव लीड कर रही है और ब्लू वाली वेव लैग कर रही है। तो यहां पर कंडीशन आती है फेज लीड और फेज लैग। ठीक है ना? फेज लीड और फेज लैग। तो यहां पर हम कहेंगे हेंस ब्लैक वेव लीड्स द ब्लू वेव, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ब्लू वेव इज लैगिंग, या ब्लू वेव लैग्स, पीछे। लैग्स का मतलब द ब्लैक वेव, ब्लैक वेव। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड फेज लीड एंड फेज लैग। अब यहां पर फेज डिफरेंस है, और अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर फेज डिफरेंस है कितना, तो आप बोलोगे 90 डिग्रीज का। क्योंकि ब्लैक वाली वेव 0 डिग्री पर मैक्सिमम है, और 90 डिग्री पर जीरो हो गई। ब्लू वाली वेव 0 डिग्री पर जीरो है, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो गई। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के बाद एक जीरो से मैक्सिमम हो रही है, तो दूसरी वाली मैक्सिमम से जीरो हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों वेव फॉर्म्स के अंदर जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्रीज का। फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज, यानी कि पाई/2। ठीक है? यहां पर फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फेज लीड एंड फेज लैग। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं लीड एंड लैग। तो आपको मैंने बता दिया कैसे आप पहचानोगे कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है। देख लेना कि 0 डिग्री पर, यानी कि जब टाइम की वैल्यू 0 हो, तो इस कंडीशन में कौन मैक्सिमम है? जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो लीड करेगी, जिसकी वैल्यू 0 होगी वो लैग करेगी। ठीक है ना? तो अच्छा, एक और कंडीशन मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब ये वाली वेव है, ये हमारे पास ब्लू वेव और ब्लैक वेव भी बना देते हैं, ब्लैक।
लाइक दिस। अब ये दो वेव्स आपके सामने मौजूद हैं। अगेन मैंने एक ब्लैक वेव बनाई है और अगेन मैंने एक ब्लू वेव बनाई है, ठीक है ना, ब्लैक और ब्लू। अब आप नोट करें, जब टाइम जीरो है तो ब्लू वाली की वैल्यू जीरो है, और जब टाइम जीरो है तो ब्लैक वाली की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। देखो ना, ये मैक्सिमम होती है, लेकिन फर्क ये है कि ऊपर होता है तो पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, नीचे होता है तो नेगेटिव मैक्सिमम होता है, ये फर्क होता है। अब ये ब्लैक वाली को मैं सॉलिड कर देता हूं। ये हमारे पास ब्लैक वाली वेव, ठीक है। अच्छा, अब इन फेज तो अभी भी नहीं है, अभी भी इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। लेकिन अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी वाली लीड कर रही है, कौन सी वाली लैग कर रही है, तो आप चेक करेंगे कि जीरो पर किसकी वैल्यू जीरो है, किसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो जीरो जब टाइम है तो ब्लू वाली की वैल्यू जीरो है, जबकि ब्लैक वाली की वैल्यू अभी भी मैक्सिमम है। लेकिन यहां जो मैक्सिमम है वो है नेगेटिव मैक्सिमम। और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो जीरो से कम होती है, जीरो से छोटी होती है। इसका मतलब मैं कहूंगा ये मैक्सिमम तो जरूर है, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम जीरो से छोटा होगा। तो अब यहां पर जो लीड कर रही है वो ब्लू वाली वेव कर रही है, क्योंकि ब्लू वाली की वैल्यू ब्लैक वाली वैल्यू से ज्यादा है, जीरो नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, सिंपल। तो इस वाली कंडीशन में क्योंकि जीरो पर ब्लू का जीरो वैल्यू है और जीरो पर ब्लैक वाली की नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस कंडीशन में अब मैं कहूंगा कि कौन लीड कर रहा है, ब्लू वाली वेव लीड कर रही है, ठीक है ना। और कितना लीड कर रही है, वही वाली बात, 90 डिग्रीज पर लीड कर रही है। तो ब्लू वेवफॉर्म लीड्स द ब्लैक वेवफॉर्म, ब्लैक वेवफॉर्म। अच्छा, मैं ये ब्लू ब्लैक दोबारा बता रहा हूं, हम सिर्फ यहां समझने के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। इसके बाद ये ब्लू ब्लैक नहीं लिखा हुआ होगा, इसके अलावा बस डायग्राम बनी आएगी ताकि आप इस काबिल हो जाओ, समझ जाओ कि कौन सी लीडिंग होती है, कौन सी लैगिंग होती है। मैं आपको आसान से आसान करके समझा रहा हूं, तो इस वजह से मैं ब्लू और ब्लैक लिख रहा हूं हमारी इन डायग्राम्स के लिए। ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ब्लू ब्लैक, ब्लू वेव फॉर्म जो है वो लीड कर रही है ब्लैक वेव फॉर्म से, ब्लैक वेव फॉर्म, और कितना लीड कर रही है, बाय 90 डिग्रीज, यानी कि पाई बाय 2। इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ कितना रहा है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड फेज, इन फेज और फेज डिफरेंस, फेज लीड एंड फेज लैग। लैग और लीड का कैसे पता चलेगा, जीरो टाइम पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल बी लीडिंग, और जिसकी जीरो पर वैल्यू कम होगी दैट विल बी लैगिंग। तो ये लीड और लैग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, आगे वाले सर्किट्स में सारा खेल ही इनका है। अब एक चीज और समझते हैं, और वो चीज क्या, अभी तक हम अपने टॉपिक्स की तरफ नहीं गए, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किए, लेकिन वो टॉपिक्स स्टार्ट जब भी करेंगे ना जब आपको ये चीजें समझ आए। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जब इनका कॉन्सेप्ट वहां पर आएगा तो आप ब्लैंक बैठे होगे, सर ये है क्या, ये तो हमें पता ही नहीं। अब कम से कम आपको ये तो पता चल गया लीड क्या होता है, लैग क्या होता है। अब सारा खेल ही इसका है, लीड और लैग का। एक चीज आपको और बताऊं मैं, देखो हमारे पास एक और डेफिनेशन, अ वेक्टर which represents the waveform of alternating quantity and whose whose angular velocity and whose angular velocity, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली जाएगी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। एंड whose angular velocity is same as that of the angular velocity of angular velocity of sinusoidal waveform, sinusoidal waveform is called, और जनाब ये डेफिनेशन है बड़े इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसको हम कहते हैं फेजर।
फेजर, ये फेजर की डेफिनेशन है, इज कॉल्ड फेजर। ठीक है, इसको ब्लू से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए कि हमने फेजर की बात करी है। फेजर क्या होता है? फेजर एक वेक्टर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो वेव फॉर्म हम बनाते हैं। ये वेव फॉर्म जो हम बनाते हैं, इस वेव फॉर्म को वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता हो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वेव फॉर्म को, पहली बात उसको हम फेजर कहते हैं। अभी मैं आपको बता के समझाता हूं। और दूसरी बात, फेजर की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के। फील नहीं आ रहा? अब इसको देखते हैं कि ये इस बात का मतलब क्या है। पहली बात, फेजर क्या होगा, इस बात को ध्यान में बिठा लो। फेजर क्या है? फेजर बस एक वेक्टर फॉर्म है। हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब भी करते हैं ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे वेव फॉर्म की, तो वेक्टर के जरिए करेंगे, उस वेक्टर को हम कहते हैं फेजर। अब सुने मेरी बात, वो ये कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल, सर्किल में मौजूद है एक वेक्टर, ये रहा, ये वेक्टर है। इसी वेक्टर को बेसिकली हम फेजर कहेंगे। और ये पता है वेक्टर जो होता है ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। ये हमेशा रोटेट कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकता, अलाउड अलाउड नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बनाएंगे इक्विलिब्रियम लाइन, मीन लाइन या मीन पोजीशन हम बनाएंगे। अब हमें पता है क्या करना है, हमें, हम इस वेक्टर को घुमाते जाएंगे और जैसे जैसे ये वेक्टर घूमेगा हमें डिफरेंट पोजीशंस पर इस वेक्टर की यहां पर रिजोल्यूशन करनी है। जैसे हम करते हैं ना, वेक्टर ऐसे है तो वेक्टर की रिजोल्यूशन करते हैं, तो वेक्टर की रिजोल्यूशन यहां बनती है। ये पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं हाँ भाई ये इसका शेडो है यहां पर। अगर ये वेक्टर जो है वो जो है वो इस पॉइंट पर था, अगर ये वेक्टर इस पॉइंट पर आ जाएगा तो इसका शेडो यहां पर आ जाएगा। ऐसा है ना? जब ये वेक्टर ऐसे आ जाएगा तो उसका शेडो यहां पर आ जाएगा, जब ये वेक्टर यहां आ जाएगा तो उसका शेडो यहां पर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, वेक्टर का शेडो बनाना है, टॉप से वेक्टर का शेडो बनाना है। लेकिन फर्क ये है कि यहां पर हम शेडो जो है वो एक्स एक्सिस पर नहीं बनाएंगे, यहां पर हम शेडो बनाएंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर यही वेक्टर है, ये रहा वेक्टर, अगर यहां पर होगा तो हम इसका शेडो यहां बनाएंगे। अगर ये वेक्टर मूव करके घूम कर यहां पर आ जाएगा तो उसका शेडो यहां बनेगा। अगर ये घूमकर सीधा हो जाएगा तो उसका शेडो यहां बनेगा। अगर ये वेक्टर यहां पर होगा तो उसका शेडो यहां बनेगा। तो शेडो हम यहां पर बनाएंगे, इस बार वाई एक्सिस पर हम शेडो बनाएंगे। ठीक है ना? अब हम यहां पर इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन देखो, ये 0 डिग्री पर मौजूद है, ऐसा है ना? ये कौन सा एंगल होता है जिस पर ये मौजूद है? ऐसे रखा हुआ है ना, 0 डिग्री। ये कौन सा होता है? 90 डिग्री। ये कौन सा होता है? 180 डिग्री। फिलहाल कहां पर है ये? 0 डिग्री पर। तो ये 0 डिग्री पर है तो जाहिर सी बात है इसका शेडो हम बनाएंगे तो इसका शेडो यहां पर बनेगा। मैं यहां मार्क कर देता हूं, ये शेडो आ गया। ठीक है ना? ब्लैक से बनाते हैं, ये इसका शेडो आ गया सबसे पहली पोजीशन पर। 0 डिग्री पर इसका शेडो ये रहा। अब हम इस वेक्टर को रोटेट करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या पता कुछ देर के बाद ये वेक्टर रोटेट करके इस पॉइंट पर आ जाए, इस पॉइंट पर। जब ये वेक्टर रोटेट करके इस पॉइंट पर आ जाएगा तो इस बार इसका शेडो जो है वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ये देखो ऐसे थोड़ा सा ऊपर बनेगा। यहां पर लाइट रखी हुई है और यहां पर इसका हम शेडो बना रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब 0 डिग्री पर था तो शेडो यहां पर बना इसका। जब ये घूमकर ऊपर गया तो इसका शेडो यहां पर बनेगा, लेकिन बनेगा ऊपर, लेकिन हम बनाएंगे थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये टाइम की लाइन है और टाइम के साथ साथ चीज आगे बढ़ती है तो शेडो आगे की तरफ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना? उसी पॉइंट पर नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जा। हर हर दफा नई पोजीशन पर शेडो थोड़ा सा आगे जा चुका होगा पहले वाली पोजीशन से। तो 0 डिग्री पर यहां पर था, इस एंगल पर ये मौजूद है यहां पर। अब कुछ देर के बाद ये शेडो मूव करके चला गया 90 डिग्रीज पर, ये रहा 90 डिग्रीज पर। अब जब ये 90 डिग्रीज पर मौजूद है तो इसका शेडो बनेगा थोड़ा सा और आगे। ये देखो ऊपर आ गया, और ऊपर के साथ साथ इधर नहीं, थोड़ा सा और आगे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर, यह आ गया इसका शेडो। क्लियर? अब ये घूमता जा रहा है, घूमने के बाद अब ये शेडो जो है वो थोड़ा सा एंगल और इसने बढ़ाया और ये यहां पर आ गया। और जब यहां पर आएगा तो इसका शेडो जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे इसी लाइन पर बनेगा और इस लाइन पर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस से थोड़ा सा आगे की तरफ, ये आ गया यहां पर। ठीक है? फिर ये वेक्टर जो है ये रोटेट करके 180 डिग्रीज पर आ गया, ये रहा। और जब 180 डिग्रीज पर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका शेडो बिल्कुल स्ट्रेट इसी लाइन पर बनेगा, लेकिन इस लाइन पर प्रीवियस से थोड़ा सा आगे, मतलब ये बन जाएगा यहां पर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये यही वेक्टर
180 डिग्री से रोटेट करके थोड़ा सा और आगे चला गया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर। अब जब यहां पर आएगा तो इस बार इसका शेडो बनेगा यहां पर, इक्विलिब्रियम से नीचे, नीचे बनेगा, ऐसा है ना, ये बनेगा शेडो। और प्रीवियस से थोड़ा सा आगे, प्रीवियस से थोड़ा सा आगे यहां पर, और उसके बाद ये आ गया एग्जैक्टली 270 डिग्रीज पर, ये रहा 270 डिग्रीज पर। तो इस बार इसका शेडो बनेगा और नीचे, और प्रीवियस से थोड़ा सा आगे इस पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद ये वेक्टर 270 डिग्री से मूव करके थोड़ा सा और एंगल पर चला गया, फॉर एग्जांपल यहां पर, और इस पॉइंट पर इसका शेडो इसी लाइन पर होगा, इसी लाइन पर होगा, लेकिन प्रीवियस से थोड़ा सा आगे। और फाइनली ये रोटेट करके आ जाएगा पूरे के पूरे 360 डिग्रीज पर, वापस यहां पर, वापस यहां पर। तो इसका शेडो दोबारा से बनेगा यहां पर, लेकिन प्रीवियस से थोड़ा सा आगे यहां पर, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर को पूरा 360 डिग्री पर रोटेट किया, और हर डिफरेंट एंगल के ऊपर हमने क्या किया, उसकी प्रोजेक्शन बनाते गए, बनाते गए। और आप नोट करें यहां पर, ये जो प्रोजेक्शंस बन गए ना, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या। इस वेक्टर के रोटेट होने से इस वेक्टर ने साइनोसोइडल वेव फॉर्म बनाई। ये देखो, इसको ज्वाइन करो, व्हाट इज दिस, दिस इज साइनोसोइडल वेव फॉर्म। ये कैसे बनी, वेक्टर के रोटेशन से। तो ये जो फेजर है, ये जो वेक्टर है, जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास ये साइनोसोइडल वेव फॉर्म बनती जाएगी। तो ये साइनोसोइडल वेव फॉर्म हमें मिली वेक्टर के रोटेट होने से। और पता है, जब जब ये 0 डिग्री पर था तो इसकी वैल्यू 0 थी, है ना। जब ये 90 डिग्री पर था तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। फिर ये 180 डिग्री पर आ गया, दोबारा ये 0 हो गया। फिर ये 270 डिग्री पर आया तो इसकी वैल्यू दोबारा मैक्सिमम हो गई। जब ये 360 पर आ गया, दोबारा वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब इस वेक्टर की जो एंगुलर वेलोसिटी है और इस वेव फॉर्म की जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपस में मैच कर रही है। तो याद रखिएगा, ऐसा वेक्टर जो साइनोसोइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता हो। और दूसरी बात, इस फेजर की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी इस साइनोसोइडल वेव फॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी जितनी, के। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी, तो आप ऐसे वेक्टर को कहते हैं फेजर, याद रखिएगा। तो भाई कुछ नहीं है, हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग करंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया साइनोसोइडल वेव से, और साइनोसोइडल वेव को रिप्रेजेंट किया वेक्टर फॉर्म में फेजर से। तो फेजर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है साइनोसोइडल वेव की, और साइनोसोइडल वेव फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये ऐसे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो एक जो है वो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक जो है वो साइनोसोइडल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड फेजर, ये हमारे पास कहलाता है फेजर। अब हम चलते हैं हमारे अपने टॉपिक्स की तरफ, जैसे एसी थ्रू रेजिस्टर, या एसी थ्रू कैपेसिटर, और एसी थ्रू इंडक्टर। ये तीन टॉपिक्स हमारे पास मेन, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं एसी थ्रू रेजिस्टर। तीन सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे यहां पर जो हमारे पास मेंशन है ना, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, और एक इंडक्टर। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू रेजिस्टर। सबसे पहला टॉपिक। अब जब इसके अंदर बातें होंगी ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई फेज वेज क्या होता है, फेजर क्या होता है, ये सब चीजें हमें डिस्कस की हुई हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो करना रेजिस्टर में से, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाई जाएगी। इसकी डायग्राम बनाई जाती है बड़ी आसानी से। हमारे पास एक होता है रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ऑल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल होता है ये, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट, और फिर उसके बाद हमने कनेक्ट किया हुआ है क्या, रेजिस्टर। तो ऐसा सर्किट जिसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर, अकेला रेजिस्टर कनेक्ट हो, तो आप ऐसे सर्किट को कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। व्हेन only a resistor is connected,
connected to AC source, it is called प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसे सर्किट को कहा जाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट या सिंपल रेजिस्टिव सर्किट कहा जाता है इसको। ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर कनेक्ट हो एसी सोर्स के साथ तो इसको हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें इसके अंदर पढ़ना क्या होता है, इसमें हमें दो तीन चीजों को डिस्कस करना होता है और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करनी होती है, आपने हर सर्किट के करंट का और वोल्टेज का फॉर्मूला लिखना होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम रेजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे तो करंट और वोल्टेज दोनों के फॉर्मूला लिखेंगे, हम कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे उसमें भी दोनों के फॉर्मूला, और हम इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे उसमें भी दोनों के फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट के हम फॉर्मूला लिखें। रेजिस्टिव सर्किट में करंट का फॉर्मूला होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यह हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट का करंट का फॉर्मूला और ये हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज का फॉर्मूला। और एक चीज और हमें करना क्या होगा, डायग्राम बनानी है, डेफिनेशन लिखनी है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सर्किट्स में हमें करना क्या होता है, कोई भी सर्किट होगा उसकी डायग्राम, उसकी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशंस, इक्वेशन के फौरन बाद हमें बनानी होती है उसकी वेव फॉर्म। अब हम यहां बनाएंगे वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कैसे बनेगी भाई, कैसे बनेगी, वैसे बनेगी जैसे अभी हमने सीखी। तो हम यहां करेंगे वेव फॉर्म ड्रॉ, और इस वेव फॉर्म के अंदर हमें यहां पर दो वेव्स बनानी है लाइक दिस। एक मैंने बनाई ब्लू कलर से और एक हम यहां पर बना देते हैं ब्लैक कलर से। ये आ गई ब्लैक कलर से। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इन दोनों में से अब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इन दोनों वेव फॉर्म्स में से एक वेव जो है वो करंट के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, और एक जो है वो वोल्टेज के लिए। और एक बात याद रखिएगा, इन दोनों में से जो ब्लैक वाले का जो पीक है वो कम है और ब्लू वाले का पीक ज्यादा है, यानी कि ब्लू वाली वेव की वैल्यू ज्यादा और ब्लैक वाली वेव की वैल्यू कम। सर्किट में वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है और करंट हमेशा कम होता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा करंट की वैल्यू हमेशा वोल्टेज की वैल्यू से कम होती है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस की वजह से करंट उतना फ्लो नहीं करता जितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ ब्लू वाला क्या होना चाहिए, ब्लू वाला होना चाहिए वोल्टेज। ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वोल्टेज को, यानी कि ये है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जबकि ये ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, यानी कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये देख के बताओ कि क्या इन दोनों वेव फॉर्म्स के अंदर कोई फेज में डिफरेंस है, कोई फेज में डिफरेंस नहीं है। जिस जिस एंगल पर या जिस टाइम पर करंट जीरो है उसी टाइम पर वोल्टेज जीरो है, और जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम है उसी टाइम पर वोल्टेज भी मैक्सिमम है। इसका मतलब इस वाली डायग्राम में करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और याद रखिएगा हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट वो वाहिद सर्किट होता है जिसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान कभी भी फेज में डिफरेंस नहीं होता, ये हमेशा इन फेज होते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट वाहिद सर्किट है जिसमें करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज इन फेज। ये हमेशा इन फेज होंगे, लेकिन सर्किट कौन सा होगा, रेजिस्टिव सर्किट होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये हमेशा इन फेज होते हैं, इनमें कभी भी फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि फेज डिफरेंस की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। फेज डिफरेंस की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, 0 डिग्री, याद रखिएगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। और इसी तरीके से अब हम फेजर बनाएंगे, फेजर वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर। वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने बनाया एक वेक्टर और फिर दूसरा वेक्टर बनाया उसी के ऊपर सेम डायरेक्शन में, ये देखो। तो इन दोनों वेक्टर्स में से यानी कि ये दोनों फेजर्स हैं, इन दोनों में से एक जो है वो करंट का है और एक वोल्टेज का है। क्या लगता है कौन सा वाला वोल्टेज का है, कौन सा वाला करंट का है? तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होता है, करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होता है।
तो इसका मतलब ये ब्लू वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वोल्टेज को, और छोटा सा आर लगा देंगे, ये रेजिस्टिव सर्किट है। और ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को, और इसके साथ छोटा सा आर लगा देंगे क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है। तो आप नोट करो, जिस डायरेक्शन में ब्लू वाला एरो है उसी डायरेक्शन में ब्लैक वाला एरो है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि फेज डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से आप एक काम करो, इसको यूं बना दो, ये ब्लैक ब्लू वाला, और इसी के साथ साथ ब्लैक वाला भी बना दो सेम डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का फेजर होगा, हमेशा करंट का फेजर उसी डायरेक्शन में होगा। ये वोल्टेज का फेजर है यानी कि वेक्टर, और ये वाला करंट का फेजर है। आर में लगा रहा हूं रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये फेजर की डायग्राम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में होती है, जिसमें जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का फेजर होगा, हमेशा उसी डायरेक्शन में करंट का फेजर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। काम की बात क्या होती है, डायग्राम, उसकी डेफिनेशन, करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस, उस सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस, वेव फॉर्म बनाई जाती है, उससे यह बताया जाता है कि फेज में डिफरेंस है या नहीं है। तो फिलहाल यहां पर कोई फेज में डिफरेंस नहीं है, इन फेज है। और सबसे लास्ट में डिस्कस किया जाता है किस चीज को, फेजर डायग्राम को। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो ये फेजर डायग्राम किसकी होती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। दिस इज वेव, वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म है और ये फेजर डायग्राम है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सर्किट होता है, उसमें उसको हम कहते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। स्क्रॉप कर देते हैं। ये था एसी थ्रू रेजिस्टर। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज होते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कभी भी करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो फेजर डायग्राम होती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का फेजर होगा, करंट का भी फेजर हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, एसी थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। मतलब अब हमारे पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होगा, और उस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे सोर्स के साथ। यार खोल देना, ठीक है, सोर्स के साथ। हाँ भाई, हमारे पास एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे एसी सोर्स के साथ, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ये रही ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये रहा कैपेसिटर। और ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमेशा प्रोवाइड करती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट हो, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। व्हेन ओनली अ कैपेसिटर, when only a capacitor is connected to AC source, it is called
ऐसे सर्किट को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। अच्छा, अब यहां पर हमें लिखनी पड़ेंगी इनकी इक्वेशंस। मैंने आपको क्या बताई थी सीक्वेंस? सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम के साथ उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद हमें फौरन क्या लिखना होता है? उनकी इक्वेशंस। अब देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर वोल्टेज की इक्वेशन। वोल्टेज की इक्वेशन कैपेसिटिव सर्किट की बनती है वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई फर्क नहीं है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा वही रहेंगी। नहीं, सर्किट वाइज ये वेरी करती हैं। तो देखो, कैपेसिटिव सर्किट सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब हम इस सर्किट को पढ़ते हैं, इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, तो डेरिवेशंस तो जाहिर सी बात हम यहां नहीं करते। तो डेरिवेशंस करने के बाद हमें पता चलता है कि इसकी जो करंट की इक्वेशन होती है ना, वो चेंज हो जाती है। इसकी करंट की इक्वेशन बनती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। ये आ गया सबसे पहला चेंज। अब देख लो, करंट की वैसी इक्वेशन होती है सिर्फ और सिर्फ आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पर एक चेंज आ गया, ओमेगा टी के साथ प्लस में 90 आ गया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और अगर इक्वेशन में कोई प्लस 90 नहीं है, कोई माइनस 90 नहीं है, इसका मतलब वो सिंपल ओमेगा टी। और अगर इक्वेशन में ओमेगा टी के साथ प्लस में 90 आ जाए, तो जिस इक्वेशन में, जिस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इक्वेशन में प्लस के साथ 90 आ जाए ना, इसका मतलब वही क्वांटिटी लीड कर रही होती है। तो इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस 90, तो ओमेगा टी प्लस 90 का मतलब क्या? इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। और जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर वेव फॉर्म बनाएंगे। वेव फॉर्म कैसे बननी चाहिए इसकी? सबसे पहले काम करें, आप ब्लू कलर से एक वेव को रिप्रेजेंट कर दें। और उसके बाद, क्योंकि अब यहां पर फेज में डिफरेंस आ रहा है भाई, यहां पर चेक कर लो, यहां पर ये सिर्फ ओमेगा टी था, यहां पर ओमेगा टी प्लस 90 है, यानी कि एंगल 90 डिग्री ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यहां पर फेज में डिफरेंस आ गया। तो अगर फेज में डिफरेंस आ गया और क्योंकि करंट के इसमें आया है, तो इसका मतलब करंट यहां पर लीड कर रहा है। और अगर करंट लीड करेगा तो करंट के वेव फॉर्म को हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम से। लाइक दिस। अब ये जो वेव फॉर्म हमारे पास बनी है ब्लैक कलर से, जो मैंने बनाई है, ये ब्लैक ब्लैक वाली वेव फॉर्म हमें ये शो कर रही है कि ब्लैक वाली वेव फॉर्म जो है हमें ये शो कर रही है कि ये लीडिंग है, और ब्लू वाली वेव फॉर्म ये शो कर रही है कि वो लैगिंग है। अभी तो बताया मैंने आपको, ब्लू वाली का जीरो है तो ब्लैक वाली का मैक्सिमम है। जब टाइम जीरो है तो ब्लू जीरो है और ब्लैक मैक्सिमम है। इसका मतलब ब्लैक इज लीडिंग एंड ब्लू इज लैगिंग। और यहां पर जो है वो ब्लू वाली रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जबकि ब्लैक वाली रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। और करंट का मतलब क्या? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। ये फर्क आ गया। तो ब्लैक वेव फॉर्म जो है वो करंट के लिए है और ब्लू वेव फॉर्म जो है वो वोल्टेज के लिए है। और यहां पर इस बार जो है वो इन फेज की कंडीशन नहीं है, बल्कि यहां पर फेज डिफरेंस की कंडीशन है। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे कि इन प्योर रेजिस्टिव, सॉरी, कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो करंट हमेशा लीड करेगा, वोल्टेज हमेशा लैग करेगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड्स द वोल्टेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से एमसीक्यूज बनेंगे अगर बने तो। लीड्स द वोल्टेज बाय, और कितना लीड करेगी? बाय 90 डिग्रीज। बाय 90 डिग्रीज, या फिर पाई बाय 2, एक ही बात है। ठीक है ना? तो कैपेसिटिव सर्किट में
लीड करने वाला करंट होता है और लैग करने वाला जो है वो वोल्टेज होता है। और अगर इनकी फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ये देखो, एक आप बनाओगे इस तरीके से और एक आप बनाओगे इस तरीके से फेजर डायग्राम। ये देखो, फेज में एंगल में कितना डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये दो फेजर्स हैं, इन दोनों फेजर्स में आपके ख्याल में कौन सा फेजर जो है वो करंट का है और कौन सा फेजर जो है वो वोल्टेज का है? जैसे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है, जो लीड कर रही है, जीरो पर ब्लैक की मैक्सिमम वैल्यू है तो मतलब ब्लैक वाली लीड कर रही है तो ब्लैक वाला करंट हो गया, और ब्लू वाली क्योंकि लैग कर रही है तो ब्लू वाला वोल्टेज है। इसमें कौन है? इसमें जो 90 डिग्री पर ऊपर मौजूद है ये लीडिंग है और ये लैगिंग है। ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। इसका मतलब ये करंट का फेजर है और ये वोल्टेज का फेजर है। ये वोल्टेज का फेजर और ये वाला करंट का फेजर है। सॉरी, वीसी, अब कैपेसिटिव सर्किट है ना, ये कैपेसिटिव सर्किट है तो आईसी और वीसी, ठीक है ना। तो 90 डिग्री आगे है, करंट का फेजर 90 डिग्री आगे है तो मतलब वो लीडिंग है और ये लैगिंग है। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये देखो, ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे बनाओ और उसके बाद एक फेजर ऐसे बनाओ। हाँ भाई, अभी भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्रीज का फर्क आ रहा है। लेकिन अब कौन कर रहा है, क्या लगता है? ये और ये कौन लीड कर रहा है आपको पता है? ये लैग कर रहा है, ये 270 डिग्रीज पर है और वो 360 डिग्रीज पर है। मतलब वो आगे की तरफ है, उसकी वैल्यू पहले जीरो हो गई, इसकी वैल्यू बाद में जाके जीरो होगी। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम पर पहुंचेगी तो तब जाके ये जीरो होगा, ऐसा है ना। तो इसकी वैल्यू आगे है और इसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि ये बिहाइंड है, तो वीसी है। बंद हो गया, सही, ओके, बैटरी का इशू है, सही है। तो ये कहलाती है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम किसकी? कैपेसिटिव सर्किट की, ठीक है। तो यहां पर ब्लैक एरो लीड कर रहा है तो ये ब्लैक वाला करंट है और ये वोल्टेज है। यहाँ ब्लैक वाला लीड कर रहा है तो ब्लैक वाला करंट है और वोल्टेज वाला लैगिंग एरो है, ठीक है ना। तो याद क्या रखेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है और वोल्टेज जो है वो लैग करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और वो ये, आपको पता है, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ आप रेजिस्टर को कनेक्ट करो तो करंट फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, और उस ऑल्टरनेटिंग करंट को ओपोज करता है रेजिस्टर। जब रेजिस्टिव सर्किट था तो रेजिस्टर ओपोज करेगा। इस वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट के फ्लो को ओपोज करेगा कैपेसिटर। सर्किट में कुछ भी लगा दो, भले वो रेजिस्टर हो, भले वो कैपेसिटर हो, भले वो इंडक्टर हो, कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट को हमेशा ओपोज करेगा। कोई भी कंपोनेंट होगा वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट को ओपोज करता है। अगर रेजिस्टर है तो वो ओपोज करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस होती है। कैपेसिटर भी ओपोज करता है। कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट को जो ओपोज करेगा इसकी भी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोला जाता, इसको रिएक्टेंस कहा जाता है। रिएक्टेंस, ये नई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो of AC, alternating current, is called capacitive reactance. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है मतलब ये रेजिस्टेंस ही है। कैपेसिटर भी ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज कर रहा है तो कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं बस। और क्योंकि कैपेसिटर की है तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का सिंबल होता है एक्स, जैसे रेजिस्टर का आर, तो रिएक्टेंस का एक्स,
और अगर कैपेसिटिव है तो एक्स के साथ हम सी लगा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अब हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जाहिर सी बात है फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे, डिराइव करके आता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। इसमें आने वाला जो ओमेगा वेलोसिटी है, इसमें जो ओमेगा आ रहा है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सी का मतलब कैपेसिटेंस है, और ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है ना 2πf होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πf सी। So now this is the formula of कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट को, उस रेजिस्टेंस को या उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी सही है, ओके। एक्स सी यानी कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस, फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और सी का मतलब कैपेसिटेंस है। हमने ओमेगा की जगह पे फॉर्मूला पुट किया 2πf। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। और यहां पर सी का मतलब है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेशन आपको नजर आ रहा है, एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब ये देखो, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो एक सेकंड में कितनी दफा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, कैपेसिटर की रिएक्टेंस उतनी कम होगी। कैपेसिटर की रिएक्टेंस का मतलब कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो उतनी कम हो जाएगी, और करंट का फ्लो इजीली होगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती है और करंट का फ्लो सही हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई बराबर होता है V/R के, है ना। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर लिखूं और मैक्सिमम करंट के लिए लिखूं, फॉर एग्जांपल फॉर मैक्सिमम करंट, ये तो हमने रिलेशन लिखा। मैक्सिमम करंट के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें, भाई मैक्सिमम के लिए क्या बन जाएगा, आई के साथ नॉट आ जाएगा, वी के साथ भी नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, और साथ साथ अपॉन में आर आ जाएगा। अब आप यहां पर नोट करें कि यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा ना, इस वाले फॉर्मूले में जो आर है, बेसिकली वो जो आर है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेजिस्टेंस को। लेकिन आपने इस रेजिस्टेंस की जगह पे अब आपने यहां पर कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस लगानी है। अगर रेजिस्टिव सर्किट होता तो वी, अच्छा पहले वी नॉट लगा देते हैं। अगर रेजिस्टिव सर्किट होता तो हम आर रहने देते हैं, लेकिन क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस नहीं होती, उसकी रिएक्टेंस होती है। पहले मैं इसको यहां पर ऐसे लिखता हूं और अब यहां पर इसको चेंज करते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर एक्स सी। देखो फर्क आ गया। अगर रेजिस्टर होता तो वी नॉट अपॉन आर रहता, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस आर नहीं होती बल्कि एक्स सी होती है, तो वी नॉट अपॉन एक्स सी। अब आप यहां पर एक्स सी की जगह पे इसका फॉर्मूला पुट करें, वी नॉट सेम अपॉन में एक्स सी का फॉर्मूला ये रहा 1/ओमेगा सी। तो ये देखो 1/ओमेगा सी, और ये ओमेगा सी जो है वो डिवाइड से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आई नॉट का आपको फॉर्मूला मिलेगा वी नॉट ओमेगा सी, और इसी तरीके से ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2πf, तो ये बन जाएगा वी नॉट 2πf और सी। ये बन गया हमारे पास मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव सर्किट। और अब आप नोट करो, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया, है ना।
करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा, और रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ये सारी बातें ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये वाली, इसको ध्यान में रखिएगा। रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कुछ नहीं किया, इसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बस आर की जगह पे एक्स सी लगा के बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये बन गया बस। फिर हमारे पास जो सर्किट होता है उसको हम कहते हैं एसी थ्रू इंडक्टर। एसी थ्रू इंडक्टर यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर कनेक्ट कर दें तो वो बन जाता है इंडक्टिव सर्किट। और इंडक्टर का सिंबल जो होता है वो ये होता है, कॉइल। ये हमारे पास इंडक्टर होता है। ये एसी सोर्स और ये इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस होती है एल। तो भाई ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो व्हेन ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड टू, इसको इधर देखना, देख लो, कनेक्टेड टू एसी सोर्स, इट इज कॉल्ड प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, ये इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। अच्छा, डेफिनेशन और डायग्राम के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन सेम रहती है और करंट की इक्वेशन में चेंज आ जाता है, और ये डेरिवेशन के जरिए आता है। अब हम यही इक्वेशन लिखेंगे लेकिन इंडक्टिव सर्किट के लिए। और इंडक्टिव सर्किट में करंट की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन वोल्टेज की इक्वेशन में फर्क आ जाता है, और वोल्टेज की इक्वेशन बन जाती है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। ये आ गया फर्क। तो भाई अगर रेजिस्टिव सर्किट था तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज की दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में ये दोनों के दोनों हमेशा इन फेज होते हैं। कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं आता, करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी के साथ प्लस 90 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब करंट इज लीडिंग। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग होता है। इसी तरीके से इंडक्टिव सर्किट में करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाय द डेरिवेशंस वोल्टेज की इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस 90 आ जाता है, और जिसकी इक्वेशन में प्लस 90 आ जाए इसका मतलब वो लीड कर रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यही चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्वेश्चंस इन्हीं में से बनेंगे। तो यहां पर इस बात को आप कैसे लिखेंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले लिखी है। तो इसको लिख देते हैं दोबारा से। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज लीड्स द करंट। वोल्टेज लीड करेगा करंट को, और कितने एंगल पर, बाय 90 डिग्रीज या पाई बाय 2। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्रीज, और इस वाले सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करता है बाय 90 डिग्रीज। हाँ भाई, वेव फॉर्म बनाए, वेव फॉर्म बनेगी, लास्ट भी बनेगी, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, इस वाली डायग्राम के अंदर आपको लीडिंग दिखाना है वोल्टेज को और लैगिंग दिखाना है करंट को। तो बना देते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, वेव फॉर्म। तो भाई हमारे पास ये है एक वेव फॉर्म, और दूसरी बना देते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। नजर आ रहा है, ये ब्लैक वाली वेव है, ये ब्लैक वाली वेव है,
और ब्लैक वाली वेव लीड कर रही है या लैग कर रही है? तो आपको मैं बता चुका हूं कि कैसे पहचानते हैं। ऐसे पहचानते हैं कि जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो ब्लू वाली वेव की वैल्यू जीरो है, जब टाइम जीरो है तो ब्लैक वाली वेव की वैल्यू मैक्सिमम है, पीक पर है। तो इसका मतलब ब्लैक वाली वेव फॉर्म लीड कर रही है और ब्लू वाली वेव फॉर्म लैग कर रही है। और इनमें से जो ब्लू वाली होगी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, ये जो ब्लैक वाली होगी वो हमेशा वोल्टेज की होगी और ब्लू वाली जो होगी वो करंट की होगी। सही है ना? तो यहां पर जो ब्लैक वाली वेव है ये लीडिंग है, और लीडिंग इंडक्टिव सर्किट में लीडिंग हमेशा वोल्टेज होता है। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और ये जो ब्लू वाली है ये लैगिंग है, और लैगिंग वाला हमेशा करंट होता है, हमेशा मतलब इंडक्टिव सर्किट में आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? तो वोल्टेज जो है वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। कौन से वाले सर्किट में? इंडक्टिव सर्किट में। और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड करता है और वोल्टेज जो है वो लैग करता है। यही डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को याद रखना है आपने। फेजर डायग्राम बनाए। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के अंदर आपने क्या करना है? जो ये फेजर डायग्राम बना हुआ है, इस फेजर डायग्राम में बस रिवर्स करनी है कंडीशन। रिवर्स कैसे करनी है? ये हमारे पास ब्लू कलर से आपने फेजर बनाया, और उसके बाद आपने एक ब्लैक कलर से फेजर बनाया। ये फेजर आ गया। इनमें से कौन आगे है, कौन लीड कर रहा है? तो भाई हमें नजर आ रहा है ब्लैक वाला आगे है, 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू ज्यादा है, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू कम है ना, तो वो लीड कर रहा है। तो जो लीड कर रहा है वो होगा वोल्टेज VL। एल लगा रहे हैं, इंडक्टिव सर्किट है। और ये जो ब्लू वाला है ये है करंट IL। वहां पर था VC और IC। करंट लीडिंग था और वोल्टेज लैगिंग था। यहां पर वोल्टेज लीडिंग है और करंट लैगिंग है। ये डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना? अब एक बात और सुने, वो ये कि जिस तरीके से प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, तो उसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर भी ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, लेकिन कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसी तरीके से इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर भी ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, और जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है उसको कहा जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा, रिएक्टेंस हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसको भी लिखवा देता हूं मैं आपको। क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड, अभी क्या कह रहे हैं इसको हम? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना? इसका सिंबल होगा XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल था XC, इसका सिंबल होगा XL। ठीक है ना? XL और XC। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको XC का फॉर्मूला लिखवाया था वो था 1/ओमेगा C। इसी तरीके से हमारे पास XL का फॉर्मूला होता है, और XL का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ ओमेगा L। ये फॉर्मूला होता है XL का, जिसमें ओमेगा अभी भी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और यहां पर L का मतलब होता है इंडक्टेंस। आगे लिख देता हूं, जगह है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2πf और L। जैसे हमने XC के फॉर्मूले में ओमेगा की जगह पे 2πf लगाया था तो उसके साथ C आ गया था, लेकिन वो अपॉन में था। यहां पर ओमेगा L अपॉन में नहीं होता, ऊपर होता है। तो 2πf और L, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन वो ये कि XL जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंडक्टर की रिएक्टेंस भी, यानी कि इंडक्टर उतना ही ज्यादा करंट को अपोज करेगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। यहां पर उल्टा था, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, कहां गया ये रहा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है ना? और फिर वही वाली बात, हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है, और करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0/R। लेकिन R हम जब लगाते हैं जब रेजिस्टिव सर्किट होता है, रेजिस्टेंस होता है।
लेकिन यहां पर क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एक्स एल। अब यहां पर आप एक्स एल की जगह पे ये दोनों फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो आई नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल, और वी नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ और एल। ठीक है ना। यहां पर एल का मतलब क्या है, इंडक्टेंस। एल का मतलब इंडक्टेंस। अब आप नोट करो, यहां पर करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन हो गया, उल्टा हो गया। कैपेसिटिव सर्किट में करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से करंट डबल होगा, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से रिएक्टेंस हाफ हो जाएगी। यहां पर उल्टा है, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से करंट कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी को डबल करने से रिएक्टेंस डबल हो जाएगी। ये मेन पॉइंट्स इनको ध्यान में रखिएगा। एल के बारे में लिख देता हूं। एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। ठीक है। एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, इनमें हमें ये चीजें डिस्कस करनी होती हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीडिंग होता है, वोल्टेज लैगिंग होता है। इसमें फेज डिफरेंस की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। मतलब कैपेसिटिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है वो दोनों के अंदर 90 और 90 डिग्री का होता है। देखो ना, फॉर्मूले के अंदर प्लस 90 डिग्री और यहां पर भी फॉर्मूले के अंदर प्लस 90 डिग्री। मतलब इन दोनों सर्किट्स में जो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। लेकिन फर्क क्या, एक में करंट लीड करेगा 90 डिग्री पर और एक में वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री पर। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, वो ये वाली, कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी और दूसरे का फॉर्मूला है डायरेक्ट ओमेगा एल। और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और सी का मतलब कैपेसिटेंस होता है, और एल का मतलब जो है वो इंडक्टेंस होता है। ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो कंप्लीट चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जो है वो बेसिक से स्टार्ट किया। और उसके बाद जो हमारे तीन रेजिस्टर्स, सॉरी तीन सर्किट्स थे, रेजिस्टर वाला, कैपेसिटर वाला और इंडक्टर वाला, इन तीनों को हमने डिस्कस किया। इसमें मेरे ख्याल से एक चीज और लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो है वो हम वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर क्या होती है, वो ट्रैवल कैसे करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रफ कर रही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है ना। और उनका मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया था, उनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक कांस्टेंट चीज है जो कि आप याद करेंगे, वो चाहे तो मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। उसमें जस्ट आपने वैल्यूज को याद करना होता है। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल आ जाता है, देन यूवी आ जाता है, देन एक्सरे आ जाता है, और उसके बाद गामा रेज। आपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इनकी जो रेंज होती है ना, बस आपने उन रेंज की वेवलेंथ की वैल्यूज याद रखनी होती है कि कौन से स्पेक्ट्रम में जो है वो वेवलेंथ की रेंज की वैल्यू क्या है, या कौन से, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम होगा तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो क्या होगी। अगर एक्सरे है तो आपने बस ये कुछ चीजें जो याद करनी होती हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर होता है। तो उसको मैं यहाँ पर लिखवाऊं और लिखवाने के बाद आपको हर एक चीज बताऊं, तो कहने का मतलब ये होगा कि वो तो खैर टाइम वेस्टिंग होगा। तो उसमें समझाने वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है। कहेंगे तो मैं आपको जो है वो अपने पास से शेयर कर दूंगा एक सिंपल सी इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपने जस्ट उनको रीड करके उनकी वैल्यूज को याद करना है बस, और उसमें समझाने वाली बात कोई नहीं होती। हमें पता है कि जैसे जैसे हम रेडियो, माइक्रो, जैसे इंफ्रारेड, विजिबल इस तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ डिक्रीज होती है। और अगर हम एक्स गामा रेज से पीछे की तरफ आते हैं, गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, तो इस तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही होती है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती है। बस इसमें कोई इतनी कोई बातें नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पास से आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट सेंड कर दूं जिसमें से जो है वो आप देख के इसको याद कर सकते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। देखना वो बंद हो गया बराबर वाला। और उधर बंद कर देना। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन आप हो नहीं रहे, क्या हो गया? जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज इको हो रही है, लाउड स्पीकर बंद करना पड़ेगा आपको। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको अनम्यूट करें। चलें, ठीक है, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।